हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। हम आज समझेंगे कि आप कब किसी प्रॉपर्टी को लेकर किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की है, ये प्रॉपर्टी का ये ओनर है, यानी यह पर्सन इस प्रॉपर्टी का स्वामी है। स्वामित्वता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक क्या है ओनरशिप का। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, देखेंगे क्या इसका पहले रोल था, क्या पोजीशन इस समय है लीगल पर्सपेक्टिव में। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे जो बहुत ही बड़े लीगल जूरिस्ट की डेफिनेशंस है, और इस डेफिनेशन के हेल्प से हम समझेंगे कि लॉ में ओनरशिप किसे कहते हैं। तो हम इन डेफिनेशंस के थ्रू समझेंगे कि ओनरशिप क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओनरशिप क्या है। ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे एक शब्द बोलूँ ओनरशिप, तो यह सुनकर आपके दिमाग में दो चीज़ें सामने आएंगी। पहली, राइट, यानी आपका कोई अधिकार है। दूसरा, प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई अधिकार है। तो ओनरशिप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ओनरशिप का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आप किसी चीज़ के ओनर तभी होंगे जब वो चीज़ प्रॉपर्टी के दायरे में आएगी। अगर वो चीज़ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, जैसे कि एग्जांपल क्लाउड, क्या कोई व्यक्ति क्लाउड का, बादलों का ओनर हो सकता है? नहीं। तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। बादल कोई किसी की जायदाद या संपत्ति नहीं है। तो जब वो संपत्ति नहीं हो सकती तो उसका कोई ओनर भी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सी बात है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप रिलेटेड है प्रॉपर्टी से लेकर। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम समझते हैं कि जब लीगल जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा था, जब इसकी शुरुआत हुई, तो पहले ये माना जाता था किसी की संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा हक उसका है जिसका वो पोजीशन है, जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास इस समय कब्जा है, उसकी ही वो प्रॉपर्टी है, उसकी ही वो संपत्ति है, उसी की ओनरशिप है। एक तरीके से मान लिया जाता था कि अगर आपके पास कब्जा है तो प्रॉपर्टी लॉ प्रिज्यूम कर लेता था कि आपकी ही होगी। ठीक है, यानी कब्जे को प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन आप जानते हैं बल के स्वरूप, बल से, छल से, किसी भी तरीके से आप कब्जा तो ले सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, तो क्या उसे स्वामित्वता भी मिल जानी चाहिए, ओनरशिप भी मिल जाना चाहिए, और जो दूसरे पर्सन जो एक तरीके से विक्टिम है उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और यहाँ पे ये निकल कर आया कि जो पहले सेकेंड बेस्ट टाइटल माना जाता था ओनरशिप को, उसे चेंज किया गया कॉन्सेप्ट, और अब जो कॉन्सेप्ट है वो है ओनरशिप बेस्ट टाइटल है। यानी अगर किसी के पास ओनरशिप है, ठीक है, स्वामित्वता है, तो उसे बेस्ट टाइटल माना जाएगा इन कंपैरिजन टू पोजीशन। अधिकार होना या फिर कब्जा होने से ऊपर माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा ओनरशिप को, अगर उसके पास स्वामित्वता है। स्वामित्वता मतलब आप उस प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अधिकार, विशेष अधिकार रखते हैं जो आपको वो अधिकार लॉ ने दिया है। आप ओनरशिप का मतलब समझ सकते हैं कि लॉ ने कुछ आपको विशेष अधिकार दिए है उस प्रॉपर्टी को लेकर। अगर आपके पास वो विशेष अधिकार है, तो अगर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा भी कर लेता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का भी कब्जा है, तो आपकी वो अधिकार आपसे छीन नहीं जाते और आप उसके ओनर तब भी बने होते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो ओनरशिप है वो बेस्ट टाइटल है प्रॉपर्टी को। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ओनरशिप तभी हो सकता है जब कोई प्रॉपर्टी हुई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्जाम्पल भी दिया क्लाउड का कि बादल कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए आप वहाँ पर ओनर नहीं हो सकते। ठीक है, समुद्र की कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो आप वहाँ पर ओनर नहीं हो सकते। हाँ, वहाँ पर पोजीशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी देश का वहाँ कब्जा हो सकता है, लेकिन उसका कोई स्वामित्वता नहीं हो सकती। पोजीशन हो सकता है, प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, उसकी ओनरशिप नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ह्यूमन, मानव जो है प्रॉपर्टी पहले ट्रीट किया जाता था। पहले मानव को प्रॉपर्टी माना जाता था, वस्तु माना जाता था, लेकिन अब मानव की कोई वस्तु नहीं माना जाता लॉ की नज़र में, और इसलिए इस पर कोई स्वामित्वता नहीं रखता, कोई ओनरशिप नहीं रखता, इसलिए ह्यूमन का कोई ओनरशिप नहीं होता। तो ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे कि क्या है ओनरशिप। ओनरशिप एक तरीके से लीगल राइट्स है जो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिले हैं। तो हम समझते हैं किस तरह के अधिकार आपको मिले हैं। अधिकार, ऐसे अधिकार जिससे आप अपने उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकें। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के अलावा आप उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके, अपने पास रख सके। उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने तक का अधिकार। ये पेन आपकी है, आप चाहे तो उसे यूज़ करें, ना यूज़ करे, फेंक दे, कोई पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि वो ओनरशिप आपकी है। डिस्ट्रॉय करने का भी अधिकार आपके पास है। ठीक है, तो ये ओनरशिप का टोटल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो
हमने एक रिलेशन देखा कि ओनरशिप और एक पोजीशन में रिलेशन है कि अगर हम बात करें लॉ की नज़रों में तो 9/10 90% चीज़ अगर पोजीशन है 90% किसी का, तो ये माना जाता है कि उसी का ओनरशिप है, लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है। लेकिन 10% ऐसे चांसेस है कि जिसके पास पोजीशन हो वो ओनर ना हो। ठीक है, तो लॉ के नज़र में पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट है कि 9/10 माना जाता है उसे ओनरशिप का। अगर आपके पास पोजीशन है तो लॉ ये मानेगा कि 90% आप ही ओनर होंगे इसके। ठीक है, तो ओनरशिप और पोजीशन में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है कि ओनरशिप में आपको कुछ ज़्यादा अधिकार मिले होते हैं, आपके प्रॉपर्टी को रिटेन करना, यूज़ करना, डिस्ट्रॉय करने तक का अधिकार। लेकिन पोजीशन में आपको कुछ लिमिटेड अधिकार होते हैं और वो पोजीशन लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है लॉ उसको क्या वैलिडिटी देता है। लेकिन लॉ उस पोजीशन को प्रोटेक्ट जरूर करता है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई प्रॉपर्टी है, एक पेन हो या फिर एक लैंड हो, तो लॉ के नज़र में वो आप 9/10 उसके ओनर है और कोई दूसरा व्यक्ति आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता, उसके ओनरशिप से या पोजीशन से आपको बेदखल नहीं कर सकता, अनलेस कोर्ट में वो जाके अपनी ओनरशिप को प्रूफ करे और कोर्ट की परमिशन लेके कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आपको वो हटा सकता है। अगर आपकी उस पर वैलिड ओनरशिप नहीं है, तो अगर आप किसी चीज़ को पजेस करते हैं, चाहे वो इलीगल तरीके से क्यों ना करते, तो लॉ उसे एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। तो पोजीशन में ये फ़र्क होता है कि लॉ उसे प्रोटेक्ट करने तक को तैयार हो जाता है। लॉ पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है। ओनरशिप में लॉ आपको ओनरशिप देता है कि आप इसके मालिक हैं, तो आपको उसके साथ कुछ अधिकार भी देता है। हम कुछ अधिकारों को डेफिनेशन में समझेंगे कि क्या अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो इस समय हम समझ सकते हैं कि जो ओनरशिप है वो मैटर ऑफ लॉ है। लॉ ने आपको कुछ चीज़ें दी है, कोई राइट्स दी है, और जो पोजीशन है वो मैटर ऑफ फैक्ट है कि आपके पास उसकी ऊपर कब्जा है या नहीं। तो एक फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट है पोजीशन। ओनरशिप एक मैटर ऑफ लॉ है। दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो राइट्स को लेकर है। ओनरशिप में आपको कुछ ज़्यादा अधिकार मिल रहते हैं, पोजीशन में कुछ कम अधिकार, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट राइट से रिलेटेड है। अगर हम ओनरशिप को डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ राइट्स, यानी आप इसे एक बंडल ऑफ राइट्स कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ राइट्स कह सकते हैं। जो राइट्स, राइट टू रिटेन, राइट टू यूज़, राइट टू डिस्ट्रॉय और राइट टू डिस्पोज ऑफ की अधिकार है, इन सबको मिलाकर अगर प्रॉपर्टी को आपको अधिकार मिले तो एक तरह का बंडल और कलेक्शन ऑफ राइट्स है। अधिकारों के ग्रुप को ही ओनरशिप कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी अगर है। ठीक है, तो इसे ओनरशिप को डेफिनेशन में कहा जा सकता है। अब हम कुछ लीगल जूरिस्ट के द्वारा डेफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑस्टिन। आपने ऑस्टिन का नाम जरूर सुना होगा। ऑस्टिन डिफाइन करते हैं ओनरशिप का, ओनरशिप इज द राइट विच इज इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। 3 शब्द इन्होंने यूज़ किया। इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूज़र यानी आप कितना चाहे जितने दिन चाहे उतने दिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा यूज़ पर, यानी राइट टू यूज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। दूसरी बात वो करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, और वो भी कैसा, अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ट्रांसफ़र करने में। यानी राइट टू यूज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, राइट टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफ़र करके राइट को रिकॉग्नाइज़ किया। यानी आपके पास राइट क्या है, यूज़ करने का, और दूसरा राइट ट्रांसफ़र करने का, किसी को उसको दे देने का। ये दोनों अधिकार प्रॉपर्टी को लेकर है। तीसरी बात वो करते हैं अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। और क्या है तीसरी बात कि अनलिमिटेड समय तक आप उसे अपने पास रख सकते हैं, ये अधिकार। तो राइट है ओनरशिप इस तरह का अधिकार है जिसमें आपको किसी प्रॉपर्टी को अनलिमिटेड यूज़ करने का समय मिल जाता है, जिस तरह चाहे उस तरह यूज़ कर सकते हैं, जितने लोग को चाहे उतने लोग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब तक चाहे तब तक उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हैं। तो बेसिकली वो 3 अधिकारों की बात करते हैं, राइट टू यूज़, राइट टू डिस्पोज और राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी। लेकिन ये 3 है, 3 थिंग्स की बात वो करते हैं। लेकिन कुछ जो ज्यूरिस्ट है वो ऑस्टिन से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ इनडेफिनिट समय के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड वे में अनलिमिटेड समय के लिए नहीं मिल सकती। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल राइट टू यूज़, आपकी एक प्रॉपर्टी है तो आपको उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उसका एक रीजनेबल यूज़ होना चाहिए। आपकी एक प्रॉपर्टी, क्या आप उसमें न्यूसेंस कॉज कर सकते हैं? नहीं, लॉ उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है लॉ के नज़र में। तो ये जो उन्होंने एडजेक्टिव यूज़ किया था, इनडेफिनिट, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड, तो इसको लेकर जो ज्यूरिस्ट है वो एग्री नहीं करते कि आपने जो एडजेक्टिव यूज़ किया वो सही नहीं है। आपकी डेफिनेशन तो ओवरऑल सही है, लेकिन
जो आपने एडजेक्टिव लगा दिया, जो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया, वो गलत है। जैसे राइट टू यूज़ में मैंने बताया न्यूसेंस एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है, तो इनडेफिनिट यूज़ तो हुआ नहीं वहाँ पर। राइट टू डिस्पोज ऑफ, तो क्या हर प्रॉपर्टी आप किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 53, जिसमें फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र को वैलिड नहीं बताया गया। इसी तरीके से SC/ST जो होते हैं उनको कुछ लिमिटेड जो लैंड होता है उसे ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, अपने कम्युनिटी के आउटसाइड ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के जो राइट्स होते हैं, इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप हर जगह पाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी को ये नहीं कह सकते कि अनरिस्ट्रिक्टेड है इनडिफिनिट समय के लिए, अनलिमिटेड समय के लिए। अनलिमिटेड भी नहीं हो सकता समय, क्योंकि आप किसी भी प्रॉपर्टी को, TP में आपने पढ़ा होगा कि आप किसी प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकते, आप हमेशा के लिए उसको अपने पास नहीं रख सकते। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है ऑस्टिन के डेफिनेशन को। तो ऑस्टिन ओवरऑल तो सही है कि आपको ये 3 अधिकार मिलते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन उनमें जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया ये 3 शब्द वो गलत है। हॉलैंड की डेफिनेशन हम देखते हैं, वो कहते हैं ओनरशिप इज़ अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर अ थिंग। यानी हॉलैंड सिर्फ बात करते हैं कि एक तरह का कंट्रोल है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी थिंग पर। तो पहली बात तो यहाँ थिंग उन्होंने यूज़ किया, प्रॉपर्टी नहीं यूज़ किया। तो थिंग में क्लाउड भी आ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्लाउड नहीं है। तो अगर आप कंट्रोल कर सके क्लाउड में, तो क्या आपकी वो ओनरशिप हो जाएगी? नहीं। ओनरशिप मैंने बताया वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे हो सकती है। तो इनके क्रिटिसिज्म में ये आता है कि इन्होंने थिंग का यूज़ किया। दूसरी बात, इन्होंने यूज़ किया प्लेनरी कंट्रोल, यानी साधारण कंट्रोल। तो साधारण कंट्रोल अगर होता है किसी चीज़ पर, तो आप इसे पोजीशन भी तो कह सकते हैं कि एक किसी चीज़ पर किसी का पोजीशन है, उस पर कंट्रोल है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन पे भी, हॉलैंड के डेफिनेशन पे भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। फिर हम बात करते हैं हिबर्ट के डेफिनेशन पे। हिबर्ट बोलते हैं ओनरशिप का मतलब है राइट टू यूज़, जो ऑस्टिन ने बताया। राइट टू डिस्पोज ऑफ, यानी ट्रांसफ़र करने का अधिकार, ऑस्टिन ने बताया। राइट टू डिस्ट्रॉय, ये अधिकार इन्होंने भी ऐड किया इसमें, यानी ऑस्टिन के डेफिनेशन में इन्होंने एक अधिकार और ऐड किया कि राइट टू डिस्ट्रॉय। और साथ ही साथ राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, यानी आपके पास ये भी अधिकार होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में अनरीजनेबली इंटरफेयर कर रहा है तो उसे रोक सके। तो हिबर्ट की डेफिनेशन मोर और लेस कुछ ज़्यादा प्रॉपर हमें दिखती है, जिसमें ये कहते हैं कि अनरीजनेबल इंटरफेरेंस से भी आप रोक सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने से भी रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये राइट्स की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सारा बंडल ऑफ राइट है, कलेक्शन ऑफ राइट, जितने ढेर सारे अधिकार, इन 4 अधिकार के अलावा भी आपको ढेर सारे अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सामंड है। सामंड अपने डेफिनेशन में कहते हैं वी डोंट ओन थिंग, वी ओन राइट, यानी हम किसी चीज़ को अपने ओन नहीं करते, उसे उस पर स्वामित्वता नहीं रखते, किसी प्रॉपर्टी पर अपने स्वामित्वता नहीं रखते, हम अधिकारों पर स्वामित्वता रखते हैं। हमें अधिकार मिलते हैं, प्रॉपर्टी नहीं। हमें ज़मीन नहीं मिलती, ज़मीन से रिलेटेड अधिकार मिलते हैं। तो सामंड का जो सोच है वो ऑस्टिन से अलग तो है, ऑस्टिन से विपरीत सोचते हैं, लेकिन कुछ हद तक सामंड अपनी सोच में सही भी है कि हम प्रॉपर्टी तो ओन नहीं करते, हम तो राइट्स ओन करते हैं। ठीक है, और उन्हीं राइट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन्हीं राइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एक राइट है। तो इन सारे डेफिनेशन को हम सोच समझ के हमें मिलता है कि ऑस्टिन भी अपने जगह पे सही है, सामंड भी अपने जगह पे सही है। क्योंकि जो सामंड की डेफिनेशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सही साबित होती है, और ऑस्टिन की डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप उस पर होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सामंड और ऑस्टिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ओनरशिप एक तरह का राइट्स होता है जिसमें आपको ढेर सारे अधिकार मिले रहते हैं। इसमें कुछ इलिस्ट्रेटिव अधिकार ये है कि राइट टू यूज़, राइट टू डिस्पोज ऑफ, राइट टू डिस्ट्रॉय, राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। दूसरी बात की जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसमें हम राइट्स को ओन करते हैं। अगर हम समरी निकालें जहाँ पे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो इन सब चीज़ों पर आप राइट्स, अधिकार को ओन करते हैं। और जहाँ पे टेंजिबल प्रॉपर्टी है वहाँ पर हम थिंग को भी ओन करते हैं, सामान को भी, वस्तु को भी ओन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पेन है, मोबाइल है, तो वो आप उस चीज़ को भी ओन कर रहे हैं। तो ऑस्टिन के तरीके से, ऑस्टिन के डेफिनेशन से वो चीज़ सही है। और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो ये सामंड के डेफिनेशन से सही है। तो दोनों अपने जगह पर सही है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि ओनरशिप के काइंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार से ओनरशिप होते हैं।